अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दर हकीकत में मोना आलम के साथ आपको बहुत खुशामदीद। नाजरीन, मेगा मंसूबे सीपेक में अब लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ही स्टेक्स नहीं रहेंगे, लेकिन बात आगे बढ़ने वाली है और दीगर भी जो रीजनल स्टेक्स हैं ममालिक के, वो इसमें आने वाले हैं। सऊदी अरब का जो एंगल है वो हमारे सामने है, बल्कि जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने पहले बैरून मुल्क दौरे पे सऊदी अरब गए तब से यही जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही थी इस हवाले से, सऊदी अरब और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर। लेकिन अब इसमें हमें लगता है कि कुछ हतमी चीज नजर आती है। बड़ी डेवलपमेंट में नाजरीन, कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने अपने प्रेस टॉक के जरिए ये बावर कराया कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया 3 सीपेक मंसूबों को फाइनेंस करने जा रहा है। इसमें जो बात की गई है रिकोडीक गोल्ड कॉपर माइंस और गवादर ऑयल रिफाइनरी, इनके ऊपर अगले हफ्ते मुआहदे जो हैं वो साइन होना एक्सपेक्टेड है। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट्स मुतवक्के हैं नाजरीन पाकिस्तान में, और अब इसके ऊपर जो सऊदी अरब से आने वाला हाई लेवल डेलीगेशन है वो इसमें अपनी हतमी जो बात है वो करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के बाद अपोजिशन जमातों की मुसलसल तौर पे ये तनकीद भी नजर आ रही थी और उनकी तरफ से ये इसरार भी किया जा रहा था कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के लेवल पर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी उसमें अग्रीमेंट हुए हैं, वो अवाम तक पहुंचाए जाएं और अवाम के सामने रखे जाएं। तो क्या नाजरीन अब हम ये बड़ा सवाल कर सकते हैं कि सऊदी अरब बाकायदा तौर पे पार्टनर बनने जा रहा है चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे का, जो कि ओबोर का हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका फोकल पॉइंट कह सकते हैं कि गवादर है, और गवादर के बाद लार्जर प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान है। इसके ऊपर बात करेंगे और अगर ऐसा होने जा रहा है नाजरीन तो सिफारती सतह पर और मुआशी सतह पर इसके क्या रिपरकशंस है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आज हम खुली डिबेट करेंगे इसको लेकर। पाकिस्तान ने नाजरीन इसके साथ सऊदी अरब को जो बलोचिस्तान में ऑयल सिटी बनाने की पेशकश की है, वो भी हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अपने वुज़रा के हमरा दौरा किया था उसमें ये सामने रखी गई थी, ये वाला प्रपोजल सामने रखा गया था, क्योंकि जाहिर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि ऑयल की आसान रसाई की जा सके जिंगकियांग प्रोविंस तक चीन में। तो अगर ऑयल सिटी बन जाती है और इसको अगर ऑयल सिटी बनाने की जो ये पेशकश है सऊदी अरेबिया कबूल कर लेता है पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर आगे क्या होने जा रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के जरिए पीटीआई लेड हुकूमत को फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है जो अब हम रखेंगे। इसके हवाले से काफी सारी बातें हैं जो गर्दिश तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि इसमें हतमी राह क्या होगी। पीएमएलएन से जो मुख्तलिफ होकर पीटीआई की हुकूमत किस तरह से चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे को आगे बढ़ाएगी और किस तरह से उसको टेकअप करेगी, ये भी हम सब कीन है जानने के लिए। और साथ साथ हम बल्कि एक और चीज इसमें अगर ज़ेर गौर रखें कि अहमद अगिल अल खतीब जो कि चेयरमैन हैं सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के और एडवाइजर भी हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के, बहुत इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है पर्सनैलिटी है, उन्होंने कल एक सरप्राइज विजिट भी किया पाकिस्तान का, और इसको लेकर भी काफी मुख्तलिफ राय हैं जो कि इस वक्त रखी जा रही हैं। हुकूमत ने तो डिनाई किया है कि किसी भी बेल आउट पैकेज की कोई बात की जा रही है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी के ऊपर बहुत सारी र्यूमर्स हैं जो कि इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। फिर भी इस दौरे का यकीनन कुछ मकसद था या कुछ मकासद से, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि आईएमएफ से बचने का एक बेहतर तरीका या एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि हम दोस्त ममालिक की जानिब देखें, एक तो इंडिजिनस ज़राए की तरफ देखें और दूसरा दोस्त ममालिक की जानिब देखें। दोस्त ममालिक में यकीनन चीन और सऊदी अरेबिया का जो जिक्र है वो सरे फहरिस्त है। इसके ऊपर बात करेंगे कि आईएमएफ के अलावा या आईएमएफ का मुतबादिल ये दो ममालिक क्या आया बन सकते हैं या नहीं, और अगर बन सकते हैं तो इसके क्या स्टेक्स हैं। आईएमएफ ने भी हमने देखा था कि उन्होंने एक रिलक्टेंस का इजहार किया था कि अगर हम पाकिस्तान को कोई मजीद पैसे लेंड करते हैं तो क्या वो चीन को किसी कर्जे को क्लियर आउट करने में तो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न था आईएमएफ की तरफ से। अभी भी इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि बातचीत तो की जा रही है, क्योंकि वो ऑप्शन नाजरीन फाइनेंस मिनिस्टर ने रूल आउट नहीं किया है कि हम लोग बिल्कुल ही नहीं जाएंगे आईएमएफ की तरफ। पिछली हुकूमत ने तो खैर अलविदा कहा था आईएमएफ को, लेकिन वो जब कहा भी था तब भी हमने फौरी तौर पर ये चीज सुनी थी कि ये चीज बहुत ही आर्टिफिशियल है और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है। फिर भी बड़ी डिबेट का आगाज करते हैं और मेरे साथ बड़ा पर्टिनेंट पैनल इस वक्त तशरीफ फरमा है। मैं बाकायदा तारुफ कराती हूँ और फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अबाउट द थॉरो डिस्कशन दैट वी आर अबाउट टू स्टार्ट। डॉक्टर वकार मसूद हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ फरमा है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी और इकोनॉमिस्ट हैं। आपसे मुआशी तौर पर सर वीड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया। हमारे साथ खालिद खटक साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के और
सिफारती तौर पे हमारी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। सेनेटर अनवारुल काकड़ साहब हमारे साथ हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान को लेकर ऑब्वियसली यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। शुक्रिया सेनेटर साहब आपकी भी तशरीफ आवरी का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, जवेरिया जफर अहीर साहिबा हमारे साथ हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंफॉर्मेशन एंड MNA फ्रॉम द PTI रूलिंग पार्टी। शुक्रिया जवेरिया साहिबा, आप आई हैं और आपने भी इज्जत बख्शी है पैनल को। टू बिगिन विद, फोन लाइन पर भी यस हम लोग मुख्तियार ढामरा साहब का जो व्यू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो हम लोग शामिल करेंगे। वकार साहब, आपसे बात का आगाज करते हुए क्या समझते हैं आप? इस वक्त काफी सारी चीजें मुआशी सतह पर हम देख रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं और वाकई ये बहुत बड़ा सवाल था कि PTI हुकूमत हमारे मुआशी चैलेंजेस को किस तरह से डिफरेंटली टैकल करेगी। क्या डिफरेंटली टैकल कर रहे हैं? जिस तरतीब से आपने बात की हम उसमें चलते हैं ताकि जो निस्बतन गुफ्तगू है वो आखिर में रख लेते हैं। तो जो देखिए ये जो CPEC के हवाले से नई खबर है, वज़ीर आज़म गए और पुरतपाक उनका खैर मकदम हुआ, तो वो जो ये खुशखबरी लाएं कि CPEC एक तीसरा फरीक होगा, सऊदी अरब तीसरा फरीक होगा, ये बड़ी खुशाइंद बात है और हम सब इसके मुंतज़िर हैं कि इसके क्या खदोखाल होंगे, क्या उनकी शराकत का मतलब होगा, क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम दो फरीक हैं ऐसा तीसरा फरीक आ जाएगा, तो उसमें तो फिर मतलब मुकम्मल तौर पे, या ये कि उसके तहत जो कुछ ज़मीनन कुछ मंसूबे हैं उन पे काम करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है जिस अंदाज में ये बात कही गई है कि वो एक तीसरे फरीक की हैसियत से आएंगे, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सब लोग ये चाह रहे हैं कि सऊदी अरब से कोई इस सिलसिले में एक बयान आ जाए और थोड़ी सी निस्बतन वजाहत हो जाए कि उनकी शराकत का क्या मतलब है, और अगर वहाँ से आ जाए फिर एक खैर मकदमी कलमा चीन की तरफ से भी आ जाए, तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी। आपने रिकोडेक के हवाले से जिक्र किया और गवादर ऑयल सिटी का पहले भी सुना था, आज मैं आपकी ज़बानी पहली मरतबा सुन रहा हूँ कि रेकोडेक के अंदर है। रेकोडेक तो एक बड़ा इस वक्त कजिया है, कॉपर एंड गोल्ड माइन। नहीं, मेरा मतलब वो तो वहाँ मौजूद था और आलमी अदालत के अंदर उसकी सालिसी हुई है, हमारे खिलाफ एक अवार्ड हुआ है। बिल्कुल। तो मतलब इसकी नौयत बड़ी पेचीदा सी है, ये किस तरीके से हो जाएगा अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये मुझे अभी मैं नहीं बता सकता और नहीं इस पे इज़हार ख्याल कर सकता जब तक कि मजीद मालूमात सामने ना आ जाए। अब ये जो सऊदी एडवाइज़र कल आनकर गए हैं और निस्बतन वज़ीर इंफॉर्मेशन ने जो इसके मुतालिक बात की, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर मैं कम से कम बहुत नाज़ा हूँ, क्योंकि ये तो इसकी रकम जो मैंने सुनी है वो कि $200 मिलियन की ग्रांट है। तो ये मतलब ये होता रहता है, ये आता रहता है, इसका मैं नहीं समझता कि उस बड़े लार्जर पिक्चर पे कोई असर है नहीं, और बड़े पैकेज से उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में नहीं है जो होगा। राइट। अच्छा, एक और बात हम आखिर में समझ लें कि एक बड़े कम तराक से सऊदी अरब आता है और CPEC का मेंबर बन जाता है, तो ये जो मदद आएगी उसकी नौयत वो नहीं है जो हमारी इस वक्त जरूरत है। अच्छा, क्योंकि इसमें तो फिर वक्त लगेगा ना, वो मंसूबे होंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा और उसके जरिए से इंपोर्ट्स भी आएंगी, तो वो एक अलग मसला है। हमारी इस वक्त जरूरत जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने की है, और ये हमें अब आपकी आखिरी बात की तरफ ले जाएगा। इब्तिदान मैं बाद में भी आ सकता हूँ और अभी भी चंद जुमले इस पर कह सकता हूँ। तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है वो अपनी जगह खड़ा है। आपके दूसरे राउंड में मैं उस पर इज़हार ख्याल कर लूंगा कि हमें कहाँ मतलब ये पर्सपेक्टिवली आपकी यही राय है कि वो ठीक है हमारे लिए, लेकिन जो बड़ा मसला है विच इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके ऊपर इसका कोई ठीक है, दैट इज अ कैटेगोरिकल व्यू फ्रॉम यू। एम्बेसडर साहब, आपका क्या ख्याल है? सिफारती सतह पर तो ये बड़ा गहमा गहमी हो रही है, जाहिर है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज क्लोज टू USA और हमारे USA के साथ अब जो मामलात हैं वो आपके सामने है। रशिया के बारे में भी पहले ये बात की जाती थी कि जी पाकिस्तान, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया भी अगर हम उसमें शामिल कर लें, तो क्या देख रहे हैं आप, कैसे मामलात आगे जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया या गल्फ का CPEC में पार्टनर होना एक नेचुरल बात है। चीनी अगर गवादर आ रहे हैं या CPEC आ रहा है, मछलियां पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे ना।
صحیح بالکل بیسیکلی ان کی جو آسان رسائی اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بیسیکلی ایک اکنامک ٹریڈ اسٹریٹجی ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ گلف اسٹیٹس سے وہ آئل کیونکہ چائنا از اے energy deficit country and here is a energy surplus region کہ وہاں سے energy particularly to the west of China west of China میں جو ہے سنکیانگ اس ریجن میں باقی ان کی رشیا کے ساتھ بھی انرجی کے بڑے ڈائریکٹ کنیکشن ہے رشین انرجی از آلسو امپورٹنٹ منگولیا کی انرجی ریسورسز بھی ان کے لیے امپورٹنٹ ہے بٹ بیسیکلی from the Chinese point of view, you see, it is not just Pakistan, but beyond. Right. اور چائنا کے اس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں with a number of countries ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ ون روڈ ون ریجن کی جو پالیسی ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے سی پیک ہم اس سی پیک کہتے ہیں چائنیز زیادہ تر اس کو ون ریجن ون روڈ ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیتے ہیں جہاں تک سعودی عربیہ کی بات آتی ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ سعودی کیوں پارٹنر آنا چاہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہے تو چائنا کو بھی وہ سیٹسفیکشن ملے گی وہ ملے گی بٹ سعودی کی وجوہات کیا ہیں سعودی انرجی پہ آرامکو اور امریکنز اور ویسٹرن اس کا ٹوٹل کنٹرول تھا بالکل ٹیکنالوجیکل کنٹرول تھا فائنینشیل ہولڈ تھا وہ تھا آرامکو بیسیکلی واز اے کائنڈ آف اے گورنمنٹ ود ان اے گورنمنٹ وین اٹ کیم ٹو دا نیچرل ریسورسز آف اینڈ دس ہیپن آفٹر جو اس کا تھا اوپیک کا جو بائک آؤٹ آپ کو اگر یاد ہو 70s میں اس کے بعد جو ہے ایک ویسٹ میں اسٹریٹجی بنی کہ بھائی یہ تو پرابلم فیوچر میں اس سے زیادہ سیویئر ہو سکتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اور ٹیکل اس طرح سے کیا جا سکتا تھا کہ بھائی جو انرجی ریسورسز ہیں اس ریجن کے اس پہ کنٹرول ہو اچھا اس میں سعودیز کو فائدہ تو ہوا لیکن چائنا ایک سیکنڈ پاور ہے ورلڈ میں کسنجر نے اپنی کتاب میں کئی 30-40 سال پہلے کی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹائم آئے گا کہ جب کلسٹر آف پاورز جو ہے وہ امریکن سپریمیسی کو چیلنج کریں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں مطلب یور کرکسس کے سعودی عربیہ چائنا جو ہے سے نکلنا چاہتے ہیں نہیں نکلنا نہیں چاہتا سعودی بیلنس چاہتے ہیں آئی سی ٹھیک ہے صرف ٹوٹل امریکن پہ ریلائنس نہیں چاہتے حالانکہ میرے اپنے خیال میں اندازے میں وہ امریکن انفلوئنس سے نکل نہیں سکتے جتنے ان کے اسٹیٹس ہیں فارسیبل فیوچر میں بھی مشکل ہوگا ان کے لیے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسٹیٹس جو ہیں اپنے وہ چائنا تک ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک الٹرنیٹو آپشن اپنے لیے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے سر ون سینٹینس فرام یو یہ ہمارے لیے یہ ان کے لیے بینیفیشیل ہے یہ اسمارٹ موو ہے دین آئی گو ٹو انوار الحق صاحب ہاں اٹ از اے اسمارٹ موو بیسیکلی اینڈ دیکھیں مطلب ڈپلومیٹکلی یہ رائٹ تھا کرنا یو کانٹ دیز ڈیز separate diplomacy from economics, and politics, domestic politics. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ مسلم لیگ کا یہ بھی ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی ہے یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں اس میں جو ہے نا اسمارٹنیس کی یہ ہے کہ جو امریکن سوشل میڈیا ہے جو ویسٹرن سوشل میڈیا ہے وہ سعودی سسٹم کے خلاف ہے بالکل ایسی وہ کہتے ہیں کہ سعودی سسٹم از آرکیک اناکرونزم پرانا نظام ہے وہ ہے اور اس میں ایران کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کرٹیسائز کرتی ہے اور ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ سعودی عربیہ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو سعودی کے لیے بھی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی کوئی ایسے الٹرنیٹو آپشن ہو کہ وہ ان معاملوں میں نہ پڑیں کہ سعودی عربیہ کے اندر کیا نظام کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے رائٹ تو سینیٹر صاحب آپ سے تو اٹس ویری پرٹیننٹ ٹو لرن فرام یو کہ سی پیک کی تو جتنی ترقی تھی تو بلوچستان اس کا ایک فوکل پوائنٹ ہونا تھا اور بالخصوص گوادر
وہاں پر بھی ابھی تک حالات مطلب بین دیر ہمیں ایک ڈیلیگیشن پلاننگ منسٹری کا ہی لے کے گیا تھا. تو کیا کہیں گے آپ, کب آئے گی سی پیک کی وجہ سے بلوچستان میں خوشحالی؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک آدھ کامنٹ اس روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے اس پہ بھی کروں گا. میں اس کو انٹرپریٹیشن اس کی ایسے کر رہا ہوں کہ سعودیز کا یہاں پر آنا جو ہے وہ غالباً ہو سکتا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر کی کنسنٹ کے ساتھ ہوا ہو, اور وہ کنسنٹ اس لیے ہے کہ جو اینزائٹی یو ایس ایڈمنسٹریشن میں تھی ویزاوی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, جس کو جگہ جگہ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم. ایون اس حد تک بھی وہ آئے کہ جس ریجن سے گزر رہا تھا اس کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ بھی کہا, بالکل, اور ناٹ لیس دین. اور یہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو اس حد تک وہ گئے. لیکن اس میں پھر سینٹرل نیوکلس آربٹ میں جو یو ایس کے انفلوئنس میں ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ سعودی کا رول ہے, وہ یہاں ایسے اوپن ہو کر آ رہی ہے. دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, دس از کوائٹ بگ. اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان, اٹس اے گڈ نیوز فار دا نیو گورنمنٹ, اینڈ اٹس اے پرٹیکولرلی ویری گڈ نیوز فار بلوچستان. رائٹ. اچھا, بلوچستان میں سی پیک کے ثمرات دیکھیں. سی پیک کوئی ایسے سوشل سیکٹر کی انویسٹمنٹ نہیں تھی جس میں ہم گیج کرنا شروع کر دیں کہ بلوچستان میں پانی کے پینے کا مسئلہ کتنا حل ہوا ہے, ہیلتھ کے ایشوز کیسے ریزالو ہو گئے ہیں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کی کیا سچویشن آ گئی. یہ پرائمریلی پاکستانی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے سروس ڈلیوری دینی ہے. سی پیک پرنسپلی اسپیکنگ تو ایک انفراسٹرکچر, جس طرح 50 اور 54 کنٹریز کی کنیکٹیوٹی کی بات چل رہی ہے, اس میں وی ایز اے نیشن اسٹیٹ آر پارٹ آف دیٹ. تو بلوچستان کوئی انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر اگر اس کو ویو کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی. ایز اے ہول ہمارے لیے فائدہ ہے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے فائدہ ہے. بلوچستان کو دیکھیں, وی ہیو گاٹ اسکیرس پاپولیشن, ہماری کم پاپولیشن ہے اور اسکیٹرڈ پاپولیشن. مجھے ریسنٹلی ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے, لیکن پتہ لگا ہے کہ اراؤنڈ $1 بلین کے پی اور بلوچستان کے لیے شاید گرانٹ کی صورت میں بھی چائنیز گورنمنٹ کے طرف سے آ رہی ہے. اب اس کو کیسے اس کی پلاننگ کی جائے گی, اس کو کن سیکٹرز میں انویسٹ کیا جائے گا جہاں پہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز بہتر ہو سکیں, اور جوں یہ ابھر کے سامنے آئے گی انڈسٹریل زون, روڈ کنیکٹیوٹی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر ہے ہمارے یہاں روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے, جابس کریشن ان کے ساتھ ہوگی, اور اوور آل انٹرپرینیورشپ بڑھے گی, بزنس کریٹ ہوگا. تو وی سی آل گڈ تھنگز ہیپننگ, بٹ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, ٹائم لے گا. ظاہر ہے ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی نا, جو ہم لوگ جب بلوچستان کے لوگوں کی امیدوں کی بات کر لیں تو ان کے لیے تو آسان الفاظ میں یہی تھا کہ جی چائنا یہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت بہتر ہوگا, آپ کے اگر کوئی محرومی کا احساس ہے آپ کے لیے تو وہ دور ہو جائے گا. وہ بھی تو دیٹ از آلسو این ایریا ٹو ایڈریس نا. دیکھیے وہ اس وقت ہوگا نا جب آپ کی پریپیئرڈنیس بہتر ہوگی. جب کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, لیٹس سے ہاؤ وی ول بی دا پارٹنر ان دیٹ انویسٹمنٹ. ایک روڈ کنسٹرکشن ہوتی ہے, کیا میرے پاس کنسٹرکشن کمپنی موجود ہے, کیا میرے پاس لیبر فورس موجود ہے, کیا میرے پاس مشینری موجود ہے, ہاؤ آئی وڈ بی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دیٹ پارٹنرشپ, دیٹ میٹرز. ٹھیک ہے, تو ہمارے اپنے لوگوں کی جو ایبلٹی ہے وہ ڈیفائن کرے گی کہ اس ایبلٹی پہ یو ول بی ایبل ٹو بینیفٹ. دیٹ از دا چائنیز ورژن بائی دا وے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. دس از اے ہیومن ورژن. دیکھیں انسان کہیں پر بھی ہوں گے نا, فار انسٹنس پارٹنرشپ میں چیزیں پارٹنرشپ اسی وقت ہوتی ہے. ایون آپ گھر میں لے لیں, اگر کسی بھی ریلیشن شپ میں لے لیں, پیرنٹل ریلیشن شپ میں لے لیں, سبلنگس کی ریلیشن شپ میں لے لیں, ہیومن ایبلٹی ہی ڈیفائن کرتی ہے آپ کی پلیسمنٹ کو. ٹھیک ہے, رائٹ. تو جویریہ صاحبہ پہلے تو مبارکباد آپ کو, کنگریچولیشن, پارلیمنٹری سیکریٹری انفارمیشن یو آر, اپنے حال ہی میں سنبھالا ہے چارج. تو یہ بتائیے گا جویریہ صاحبہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس پہ اپوزیشن تو بڑے ووکل ہو کے وہ کہہ رہے ہیں جی بہت کچھ ہو رہا ہے, ہمیں بتایا نہیں جا رہا, اور ہم نے ایک ٹائم پہ یہ بھی سنا تھا کہ جی یہ جو شریف فیملی اور جو یہ جیل سے نکلے ہیں تو سعودی عرب میں کچھ سیٹنگ ہوئی, یہ بھی ظاہر ہے دیز آر ریومرز, لیکن پھر بھی آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے بینگ ریسپانسبل فار انفارمیشن؟ ہاں شور میں ضرور کروں گی. جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے 1 بیلٹ 1 روڈ, یا آپ اسے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہہ لیں. دیر آر ٹوٹل 6 پروجیکٹس
अंडर दिस इनिशिएटिव जो चाइना कर रहा है, जिसमें आप रशिया के साथ है, उसके बाद आपका एक न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज है, फिर उसके बाद आपका सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया है, उसके बाद एक म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया ये है, और इसके बाद एक ये जो पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाँ ठीक है, जो कि 3 बरादरों को और तकरीबन 60 ममालिक को मिलाने का इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। तो इसमें सीपैक जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, बिकॉज ये इसको आप एनर्जी कॉरिडोर से भी तशरीह दे सकते हैं, क्योंकि सीपैक के जब ये हुआ तो इसमें काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चाइना जैसे स्टार्ट कर रहा है, और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि खलीज से चाइना तक जो तेल की तहसील की हम बात कर रहे थे, तो ये सबसे महफूज रास्ता भी है निस्बतन। तो मैं समझती हूँ जब इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसका फायदा किसी एक मुल्क को नहीं, ऑन द वोल लार्जर पिक्चर आप देखें, ठीक, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर होता है। पाकिस्तान के लिए मैं समझती हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग। सीपैक के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतें इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी, हाँ उससे पहले भी पीपल्स पार्टी भी, पहले और उससे पहले भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका क्रेडिट हमें चाइनीज गवर्नमेंट को और पाक फौज को देना चाहिए, जो एक्चुअली जिनके पाक फौज के अंदर ये सारा हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी सऊदी अरेबिया की सीपैक के हवाले से, एंड ऑल्सो मतलब जो जिस तरह की बातें गर्दिश करती है उनको कैसे आप फिर टैकल करते हैं? अफवाहें होती हैं ना, वो तो टाइम के साथ दम तोड़ देती हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज उसके बारे में तहकीक करके नहीं पता चलाया जा सकता, या उसका सही क्लियर जब पिक्चर नहीं आती या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, आप कुछ भी कहते रहें, ठीक है। जवेरिया साहिबा, हो जाता है। मैं आई एम बीइंग आस्क्ड टू टेक अ क्विक ब्रेक, हम वापस आएंगे तो हम जवेरिया साहिबा से ही फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, विल बी बैक। कुछ लोग सिर्फ बड़ी स्क्रीन पर हीरो नजर आते हैं, जबकि कुछ असल जिंदगी के हीरो। जब कोई मुझसे पूछता है कि आपका हीरो कौन है, आप जानना चाहते हैं कि मैं उनको क्या जवाब देता हूँ? 50 बरस हो गए मुझे आप लोगों के लिए दिखते हुए। मेरी हर तहरीर में मैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहता हूँ। एपी साहब की जिंदगी हमें ये बताती है कि असल इंसान वो है जो इंसानियत के लिए काम करे, और वो है सेहत मुहाफिज। हमारे सेहत मुहाफिज, हम सबके सेहत मुहाफिज। ये लोग दिलो जान से रात दिन आपके बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के लिए मसरूफ है। आइए इनका साथ दें, इनका हाथ बटाएं और पोलियो से पाक पाकिस्तान देखें। हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं सेहत मुहाफिज। वेलकम बैक। वहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए जवेरिया साहिबा, जाहिर है सऊदी अरेबिया वाला जो एंगल है, और कल भी जो अल खतीब साहब आए हैं तो उसके बाद फिर सरप्राइज विजिट था उनका, बगैर बताए वो आए, और फिर उसके बाद जाहिर है लोग कह रहे थे कि जी कोई बेल आउट पैकेज, कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी, ऑल्दो हुकूमत ने डिनाई की है, तो आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा, देयर इज नो बेल आउट पैकेज। नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया के साथ जब प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट था उस वक्त भी बहुत से लोगों ने ऐसी बातें की। अभी मैंने आपको दौरे के बारे में भी जो एग्जैक्टली, तो अभी ये मैं जैसे पहले कह रही थी कि ये रूमर्स होते हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है, और ये यूजुअल जैसे होता है, ये रूटीन में ऐसे चलता रहता है। प्लस अभी संडे को एक डेलीगेशन भी आ रहा है सऊदी अरेबिया से, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब के उस दौरे के तसलसल में ही है। तो जाहिर चीजें जब हतमी शक्ल इख्तियार करेंगी तो उस वक्त ही एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जिसे कह लें, या जो भी पार्टनरशिप जो भी सऊदीया के साथ हमारी है, मैं समझती हूँ बड़ी खुशाइंद है अगर ये ऐसे हो जाता है। और सऊदी अरेबिया है या चाइना है, दोनों हमारे मुखलिस और दोस्त भी हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप। एक चीज मैं इसमें ऐड प्लीज यहाँ पे जरूर करूंगी कि देखिए अभी बात हम कर रहे थे कि सऊदीया का इसमें क्या फायदा है, या सऊदीया अभी क्यों ऐसे बात कर रहा है, या जैसे वकार साहब ये भी कह रहे थे और उन्होंने अपनी डिफरेंट रीजंस दी। मैं ये समझती हूँ और ये बताना भी चाहती हूँ कि
بیسکلی جب بھی میں آپ کو اگزامپل دوں، سویز کینال مصر میں بنی جو کہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مصر کی اکانومی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرتی، وہاں کرپشن کم ہوتی، وہ اس سے اس طرح کا فائدہ اٹھا سکتے جو اٹھانا چاہیے تھا، جو ان سے اس کو ہو سکتا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ان کی گورنمنٹ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے وہ ان کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکی. اب سعودی حکومت کو اگر میں اس سے کنیکٹ کروں کہ جیسے سی پیک جیسا منصوبہ جو ایک انتہائی اچھا پاکستان کے لیے، ظاہر ہے باقی ممالک کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بہت اچھا، اسپیشلی بلوچستان کی جیسے اب ہم بات کر رہے تھے، تو آن دا ہول اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت پہ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر ایک ٹرسٹ لیول ہے جو سعودی حکومت نے دکھایا ہے. اچھا، جبکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فارمر جو گورنمنٹ تھی وہ بہت کلوز تھی سعودی عربیہ سے، وہ پرسنل یہی فرق ایکچولی. اچھا، آن پوائنٹ ایکچولی یو آر. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہو، پرسنل ریلیشن شپ سے بلیو نہیں کرتے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے ہمارا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایسا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جو پاکستان کے لیے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری جو ہے اس کو فائدہ مند ثابت اس کے لیے ہو، نہ کہ ایک مخصوص فیملی کا. سینیٹر صاحب نے بڑی گرم جوشی سے ہاں میں سر ہلایا ہے. دیکھیں دس از سو ٹرو. جب بھی آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز میں انگیج ہوتے ہیں نا، تو اس کو اگر آپ پرسنیفائی کر کے جو ہے نا ایک انڈیویجول ڈریون ریلیشن کی طرف لے جائیں یا فیملی اورینٹڈ ریلیشن کی طرف لے جائیں تو وہ کلٹس کو جنم دیتا ہے. وہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ہیلدی نہیں ہے. نہیں. اچھا جویریہ صاحبہ، ود یو لیٹ می گو ٹوورڈز اے لارجر کنسرن. یہ بھی بات ہے نا، آپ کو پتہ ہے سعودی عربیہ اس وقت اپنے بھی بہت سارے کانفلکٹس کا حصہ وہ لوگ بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کا اس پہ بڑا نیشنل اسٹینڈ ہے کہ ہم صرف میڈیشن تک ہیں، ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے، بٹ وی آر نیور اے پارٹ آف اینی کمیونل قسم کی کوئی جو وہ ہے یا سیکٹیرین قسم کی کوئی بھی ڈیوائڈ ہے، اس کا ہم حصہ نہیں ہے. تو یہ کنسرن ہے. یہ بات تھی کہ پاکستان نے بالکل ہماری ہماری لڑائی نہیں دیکھیں، لڑائی میں کودنا تو ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کسی لڑائی میں کودنا. ہم نے تو پہلے دن بڑا واضح کیا تھا اس چیز کو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں، بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ وہ خرابی کی طرف جائیں. اب اس میں اگر ہیلپ آؤٹ ہمارے پڑوسی ممالک ہمارے ساتھ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں اور امپروو ہوں گی، اس میں امپروومنٹ آئے گی. تو ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے اور بات چیت سے مسائل کا حل کریں گے. اور سی پیک کے حوالے سے ایڈنگ ٹو یہ جو ابھی کاکر صاحب نے بھی بات کی اور یہ جو میں بات کری تھی، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایون پرسنل کلوز ریلیشن شپ ہونے کے باوجود بھی پچھلی حکومت میں تو سعودی عربیہ نے کوئی ایسا انیشیٹو نہیں لیا، نہ اس سے پچھلی حکومت میں لیا. سو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے پوری دنیا کو بھی کہ دے ٹرسٹ عمران خان ایز اے پرائم منسٹر. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی ایک مثبت چیز ہے کہ پہلے ہی دورے میں اس طرح پازیٹیو اس طرح آنا، اور اگر یہ ہو جاتی ہے چیزیں حتمی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھا رائٹ جی صرف اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سعودیز کے ساتھ جب بھی ہم یا جی سی سی کنٹریز ایز اے ہول ہم جب اس کو اپروچ کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ بیکاز آف دا کمیونل ریلیشن شپس. وی شوڈ آلویز ریمبر کہ 5 ملین پلس لوگ جی سی سی کنٹریز میں ہمارے وہاں پر ہیں جو ہمیں ریمیٹانسز بھیجتے ہیں. تو اکنامکلی دس از سو امپورٹنٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز، ناٹ جسٹ نارمل ریلیشنز. ایک عام پاکستانی کون ہے؟ ڈرائیورز ہیں وہاں پہ، منڈین ورکرز ہیں. اچھا تو ابھی اس جو ہمارے تعلقات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں نارمل سطح پر ہیں یا گڈ ہے؟ میرے خیال میں گڈ ہے اور اٹ کین ایکسلنٹ. اچھا اس کے ایکسلنٹ بنانے کے لیے ایکسلنٹ بنانے کے لیے میرے خیال میں سعودی اکانومی ان اٹ سیلف اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنا چاہ رہی ہے، یو اے ای اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنا چاہ رہا ہے. جب ان کی ڈائیورسفیکیشن کی بات آتی ہے تو یو کین آفر اے لاٹ آف وینیوز جہاں پر پوٹینشیل ہے کہ ان کے پیٹرو ڈالر اور ہمارا پوٹینشیل جب مل جائے تو یو کین کریٹ نیو اپرچونیٹیز. ٹورزم میں آپ کر سکتے ہیں، آر اینڈ ڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کر سکتے ہیں، ملٹری ٹائز میں کر سکتے ہیں. دیر آر مینی ادر ایریاز جس میں آپ فردر آئل وغیرہ میں تو کر ہی سکتے ہیں. انرجی کوریڈور جیسے جویریہ کہہ رہی تھی کہ بلوچستان اور پاکستان اٹ از دا فیوچر انرجی کوریڈور. جو جنگ وہاں ہمارے صوبے میں پراکسی کے طور پر انڈینز نے کریٹ کی ہوئی ہے، بنیادی طور پر وہ اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر کا انرجی کوریڈور ہے. ٹیپی کو آپ لے لیں، ایرانین گیس پائپ لائن کو لے لیں، سعودیز
स्टेट ऑफ हॉर्मुज के तहत जितनी भी ऑयल ट्रेड फ्यूचर में होनी है, एंटिसिपेशन ये है कि $1 ट्रिलियन प्लस ट्रेड होनी है थ्रू ग्वादर. So this is not a joke. Which is alone through CPEC? Through ग्वादर. मतलब जब ग्वादर की कनेक्शन उसकी अफ्रीका के साथ जो होनी है, जो यूरोप के साथ होनी है, थ्रू ग्वादर ये ट्रेड होनी है. ठीक है, राइट. यानी कि ओबोर के जरिए ये पोटेंशियल है और इसलिए इंडिया आप समझते हैं कि उसमें सरगर्म हुआ हुआ है. एम्बेसडर साहब, डू यू हैव अ पॉइंट? वकार साहब जी, आप बता. 2 or 3 points. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो यूएस एंग्जाइटी है, you know, about CPEC and all that, I think it is a bit exaggerated by the Trump administration. Trump administration मशहूर इसीलिए है कि हर एक चीज को वो एग्जेजरेट कर लेते हैं. अच्छा, और ये एग्जेजरेशन जो है, इससे चाइना की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाइना पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन हम पे प्रेशर आ जाता है कि जब वो एग्जेजरेट करते हैं. एक तो ये नुकता है. दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी को देखें, ज्योग्राफी में आपको एक चीज नजर आएगी कि एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. राइट. वी ऑल्सो हैव द पोटेंशियल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर. नाउ टैपी इज विद इंडिया ऑल्सो, स्टार्टिंग फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान एंड एंडिंग ऑन इंडिया. अच्छा, मैं मेरा एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ अफगानिस्तान एंड ईसी होता है, ये जब IPI के नेगोशिएशन चल रही थी, जब इंडिया निकला IPI से ऑन वन एक्सक्यूज और अनदर एक्सक्यूज, बिलीव इट, IPI को हमने भी तो बहुत मिसहैंडल नहीं किया. हमने नहीं किया बिल्कुल. ये बल्कि एक मीटिंग ऐसी थी कि जिसमें हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज वालों ने तो वो एग्रीमेंट भी ड्राफ्ट कर लिया था, नेगोशिएट कर लिया था. नदीम नजात स्टॉप ओवर कर रहे थे यहाँ पे, और हमारी तरफ से प्रपोज हुआ कि जी स्टॉप ओवर में आप साइन करने. तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं तो ये करता हूँ, लेकिन जरा इस पे कुछ और सोचेंगे. तो वो जो बात कहते हैं कि ईरान ने तो अपने हिस्से का काम कर लिया है, हम रह गए. ये सियासी बात है, ये डिप्लोमेटिक बात है. बात ये है कि ईरान IPI का इकोनॉमिक सेंस बनता इस ईरान के लिए सिर्फ इस सूरत में है कि इंडियन मार्केट भी है. ओह, आई सी. तो मतलब विदाउट इंडियन मार्केट, ओके, पाकिस्तान इज अ गुड मार्केट, बट जब तक वो IPI था तब उनका इंटरेस्ट था, जब वो IP बन गया तो आप कह रहे हो डिमिनिश. राइट. उसमें तो अगर ज्योग्राफी को देखें, जहां तक सेंट्रल एशिया का ताल्लुक है, उसके साथ चाइना ऑलरेडी हैज अ सिमिलर अरेंजमेंट विद कजाकिस्तान एंड ऑनवर्ड. ट्रू दैट. डायरेक्ट रेलवे लाइन. और रेलिवेंटली वी ऑल्सो लाइक टू नो कि ये अगर अफगानिस्तान का एंगल हल होता है, वहां पर अमन कायम हो जाता है, तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा. बट बिफोर दैट आप इसके ऊपर इसका जवाब हमें बताइएगा. वकार साहब, IMF का जो एंगल है और सऊदी अरेबिया, अगर कोई ये जो बेल आउट पैकेज और इस तरह की बातें, फाइनेंशियली कितना ये सपोर्टिव होगा इस हुकूमत के लिए अगर कुछ हो जाता है तो? देखिए, ये जो CPEC के हवाले से, यानी CPEC चाइनीज मदर आ रही है और आती रहे, उसमें सऊदी अरब भी आ जाए, ये हमारी मुस्तकबिल के अंदर ग्रोथ के लिए तो बहुत माबिन है. इससे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, इससे हमारी मजीद इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगी, फाइनेंसिंग हमारे पास होगी, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए. लेकिन हमारी आज ज़रूरत कुछ और है. आज ज़रूरत हमारी ये है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला दरपेश है, और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितने हमारी मईशत आज इम्पोर्ट करने का तकाजा कर रही है, और जो भी कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको मिना करने के बाद, उस आमदनी को निकालने के बाद इम्पोर्ट्स की जो वैल्यू है वो उससे कहीं ज्यादा है. तो हमें फाइनेंसिंग चाहिए. राइट. ठीक है जी. इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट फाइनेंसिंग कहते हैं. अगर सऊदी अरब आन के $10 बिलियन दे दे, या चाइना आन के $10 बिलियन दे दे, तो ये वक्ती तौर के ऊपर आपका एक छोटी सी खुराक हो जाएगी. लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तो ये उसी सूरत में ठीक होगा जब आप अपने पैर उतने ही फैलाएं जितनी आपकी चादर है. देखिए, 7% का डेफिसिट हमारे बजट के अंदर लेके चलना, आपके प्रोग्राम में याद है, हम पहले भी आन के इसकी बात कर चुके हैं, वो उससे भी ज्यादा आया. हम समझ रहे थे 6.5 होगा, वो 7 असद उमर साहब ने तो कहा 7.2
کا چھوڑ کر گئے ہیں. لیکن اب یہ جو انہوں نے ابھی بجٹ پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اس 7.2 کو میں نے کم کر کے 5.1 پہ لے کر آ گیا ہوں. پہلے تو اس کے آپٹکس بڑے خراب تھے, تو 4.9 چھوڑ کر گئے. وقار صاحب, میں آئی ایم سوری آئی ایم بینگ آسکڈ, میں بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں آپ ہی کی بات پاس آؤں گی اس نقطے کو لے کر. کیا آئی ایم ایف کا متبادل ہو سکتا ہے یہ تمام آپشن جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں؟ دس اینڈ مور آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ رہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो हमारे आखिरी थ्रिलिंग लम्हात हैं प्रोग्राम के, आई वुड रिक्वेस्ट कि द डिबेट बी ओपन्ड। आप लोग बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें, whosoever would like, starting from you वकास। जी आप मुकम्मल कर लें फिर हम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जैसा हम बीच में बात कर रहे थे कि ये मुतबादिल नहीं है उन जरूरतों के जो हमारी जरूरत है। तो हमारी जरूरत ये है कि हमने अपना बजट डेफिसिट कम करना है, और जो कुछ इक़दाम अब तक सामने आए हैं उसमें ये दावा करना कि अगर वहां पर 7% बजट डेफिसिट था तो हम उसको 5 पे ला रहे हैं, भाई वो तो वैसे भी 4.9 छोड़कर गए थे। आपको चाहिए था कि ऑप्टिक्स की खातिर तो उसको 4.8 कर देते, ताकि मतलब खान साहब जिस बात का इस शिद्दत से इजहार कर रहे हैं इस कौम के सामने कि मैंने कर्जे को कम करना है, तो इस बजट के अंदर इतना सा तो कर्जा कम हो सकता था, पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या रह गया और नहीं हो सका। अच्छा, अब फंड वाले आए हुए हैं, मेरी नजर में इसमें ताखीर कर दी। देखिए जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को कीजिए, ये इसके बगैर आपसे नहीं संभल सकता। IMF प्रोग्राम कोई वे आउट नहीं है हमारे लिए सर। आप मुझे बताएं क्या है, मैं तो हर नहीं किसी सर, से हम तो आपसे सीखते हैं, आप हमें बताएं। कुछ भी नहीं आपके। देखिए ना, सवाल ये कि कोई आपको नहीं देगा इतने पैसे, और अगर किसी ने दे दिए तो वो वक्ती जरूरत होगी, आपको फिर इसी तरफ वापस लौटना होगा। क्योंकि और देखिए IMF का प्रोग्राम होगा तो एक नज़्म ज़ब्त बहाल होगा, आपके ऊपर एक वादा आपने किया हुआ होगा, जो करते हैं इकोनॉमी को आपने नज़्म अपना बहाल करना होगा। फिर अभी आपकी जरूरतें आ रही हैं, इंटरनेशनल आपके बॉन्ड्स इशू हुए हुए, उन्हें जाकर आपने दोबारा जो भी कुछ आप कर रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, और वो चीजें कीजिए दुनिया में मारूफ हैं, बजाय इसके कि हम अजनबी बन जाएं और लोग जो हैं हमारे मुताल्लिक शुबा करने लगे, अंदेशे पैदा हो जाएं कि भाई किस राह पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज है। अब देखिए ये जो चीन वाला मामला है और इसमें सऊदी अरब का आना, एक पहलू हमने इस वक्त उसको नोट नहीं किया। अगर सऊदीज भी इसमें आ जाएंगे तो ये जो लोगों को बदगुमानियां हैं कि भाई क्या मुआहदे किए हुए हैं और क्या डील्स हैं, अब तीसरा फरीक भी वहां पे मौजूद होगा। फिर तो और कहेंगे कि अब बताएं कि अब आगे क्या कंडीशंस है। तो नहीं, और लोगों के सामने जो है कि भाई देखिए ये भी आ गए। आप देखिए मैडम गिनवा रही थी, पूरी दुनिया को ये शामिल करना चाहते हैं। भाई आ जाए, इन्होंने अमेरिका को भी चीन ने कहा है कि आ जाइए, आप शरीक हो जाइए। हिंदुस्तान से भी कहा है आप आ जाइए, शरीक हो जाइए। अगर आपको किसी को यहाँ लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी की जा रही हैं जो पुरस्कार हैं और जिनके मुतालिक जो है दुनिया को नहीं मालूम, शरीक हो जाइए, आ जाइए, बैठ जाइए। और ये भी फायदा कि उन सबके स्टेक्स हो जाएंगे तो वो फिर खुद उनका ख्याल रखेंगे। तो जवेरिया साहिबा, आप दोनों की इजाजत से जवेरिया साहिबा आप ये कंसर्न्स एड्रेस कर दें। दीज आर सम सीरियस कंसर्न्स। एक चीज में एक तो ये ऐड इसी को कंटिन्यू करते रहे कि एक तो वो जो बात कर रहे थे ना कि शकूक व शुबहात वाली, या इवन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो सबने कहना शुरू कर दिया कि ये पता नहीं अब CPEC का क्या करेंगे। उसके बाद फिर ज़ाहिर क्लैरिफिकेशन भी दी गई, इधर से भी दी गई, चाइना की तरफ से भी दी गई। और वो एक बार भी आपको याद होगा जिन्होंने कहा, रिपोर्ट किया था कि हम इसको रिविजिट कर रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन आई थी हुकूमत। मतलब जाहिर है कि ये जो रूमर्स हैं ये एक तो दम तोड़ गए ना, क्योंकि बड़ा क्लियर हो गया कि हम इसको मजीद मजबूत करना चाहते हैं और इसको मजीद शफाफ करना चाहते हैं। और जाहिर है कि डिपेंड करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे, और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त हमारे पास एक कॉम्पिटेंट लीडर है जो मजीद इसमें बेहतरी लाएंगे, कीपिंग इन व्यू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ CPEC एंड ओवरऑल इकोनॉमी। बाकी IMF की जहाँ तक बात है, मैं उसमें थोड़ा सा ये कमेंट करना चाहूंगी कि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की आपने भी जब प्रोग्राम शुरू हुआ है तो आपने हवाला भी दिया है। देखिए हमने ये नहीं कहा कि हम मुतबादल की बात नहीं की कि ये उस चीज का मुतबादल है या ये ना, ये कभी कहा है कि हम कभी भी नहीं जाएंगे और ये नहीं। हमने ये कहा है कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमें IMF के पास जाना ना पड़े, क्योंकि गर्दिशी कर्जे आप देखें, उनके फिगर्स देखें, और जितना ये पिछली हुकूमतें मतलब कर्जों सूद पे कर्जे लेके उन सूद को उतारने के लिए मजीद कर्जे लेना, ये तो कोई ये चीज हुई ना। अगर आप दोबारा गए उसके पास अब ये मजीद लेंडिंग होगी। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं, बजट का आपने हवाला दिया है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे रिफॉर्म्स आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान की इकोनॉमी बतदरीज बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम भी वही चीज रिपीट करें। हाँ, अगर हमें IMF से कोई हेल्प लेने की जरूरत पड़ी लेकिन तो हम देखेंगे कि हम उसको
मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कैसे मतलब आप नेगोशिएट कैसे करेंगे कि हमारे लिए टैक्सेस भी अभी देखें अभी जो बात करे इस सब ने बड़ा उस पर क्रिटिसाइज किया, लेकिन आप देखें कि हमने बड़े कंज्यूमर लग्जरीज पे ज्यादा टैक्सेस इम्पोज किए। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे ये स्टेप्स हैं जो एक बेहतर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर साहब आपने बहुत अच्छी एक बात की थी कि इकोनॉमिक्स और डिप्लोमेसी इस वक्त इंटरलिंक्ड हैं, आप दोनों को आइसोलेट नहीं कर सकते। हम इस चीज में जीत रहे हैं, हमारा पाकिस्तान का जो एटलीस्ट चले एक डायरेक्शन नजर आ रही है, तो इस चीज में हमें क्या किस पोजीशन में रख रही है वो? देखें, साफ बात यह है 50s में आपकी डिपेंडेंस थी अमेरिकन पे, सही, 60s में अमेरिकन पे थी, आज उसके नताज क्या निकल रहे हैं। अच्छा, CPEC इज एक्सीलेंट, फाइन, लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंस एक सुपर पावर की जगह दूसरे सुपर पावर पे आ जाए, लेकिन डिपेंडेंस बाकी रहे, दुनिया इनके दरमियान में तकसीम है, हिंदुस्तान को भी उनकी जरूरत है। नहीं, इंडिया को नहीं है, इंडिया को पॉकेट नहीं कर सकते। कमाल नहीं, इंडिया जैसे आप ये कह रहे हैं, हाँ, वो जाकर ज्यादा मुआहदे अमेरिका से हिंदुस्तान ने किए हैं, मैंने तो चाइना से कोई भी मुआहदे नहीं किया। नहीं है मुआहदे। देखें, इंडियन जो भी के इंडिया के जो ग्रोथ रेट है, इंडिया का जो इकोनॉमिक रेट है, आप समझते वो इंडिजिनसली वो अपने आप को देखें, इंडिया का ये है कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट जो है, फॉरेन नॉन अलाइनमेंट है, उनके अंदर जो है एक्सट्रीमिज्म, वो जो नेहरू का था सॉफ्ट इमेज इंडिया का, वो डिस्ट्रॉय हुआ है सारी उम्र। नहीं, वो क्या आपको रशियंस ये कहते हैं कि जी पहले हमारी पार्टनरशिप में वी वर सीनियर पार्टनर्स एंड इंडियन वर जूनियर पार्टनर्स। जो दूसरी ट्रीटी इनकी हुई है 2003 में, दे आर इक्वल पार्टनर्स, एंड नाउ दे से कि इंडियंस आर अबाउट टू बिकम द सीनियर पार्टनर्स इन दैट पार्टनरशिप। वो उनका क्लेम जरूर है। हाँ, उनका इंडिया का अच्छा वो स्केल डिफरेंट है, अमेरिका की तरफ चले गए ना मामला। हाँ नहीं, अमेरिका नहीं, इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं करा, बल्कि अमेरिका चाइना को कंटेन टेक्नोलॉजी सब कुछ जो है अमेरिका से आ रही है। राफेल एयरक्राफ्ट, देखिए इस पैराए को समझना जरूरी है। इस नुक्ते को मैं अपनी हम्बल इनपुट भी इसमें दूंगा। जो ही सोवियत कोलैप्स होता है, वेस्ट में जो सेंटर ऑफ द राइट थिंकर्स थे, चाहे वो लेडी थिएटर थी या प्रेसिडेंट निक्सन थे या इवन किसिंजर थे, उन तमाम ने ये आर्ग्यू करना शुरू किया कि वी नीड टू कंटेन चाइना by having a rapprochement with India, as we contained Soviet by having a rapprochement with China. तो Chinese containment policy जो है ना for last 2 decades चली है, and in that context India has been taken as a strategic partner, और अगर आप लफ्ज उनके लिए फ्रंट लाइन क्लाइंट स्टेट के तौर पे भी यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं. It was not something inbuilt good in India. It is the requirement of the West to contain China. अब अगर 3 से 4 साल में containment of China is not working, probably next 5 to 6 years Chinese would be the single largest economy of the world. तो containment of China, there is a great probability कि engagement of China में convert हो जाए. और जब वो engagement of China में convert होगा तो ये जो flirtation of India with the Western Hemisphere है, that will come, in my opinion, to a normal stage. और Pakistan will benefit from that. हमें कतन डिपेंडेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए. हमारी प्लानिंग डेफिनेटली ये होनी चाहिए कि सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस ग्रोथ, लेकिन आप जो कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो साइंटिफिक एक्सपीरियंस है, वो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है, उसको डिवोर्स करके आइसोलेशन में तो जिंदगी नहीं गुजार सकते. वो जो शेयर्ड एक्सपीरियंस है इंसानियत का, उससे आपने फायदा उठाना है. ठीक है, राइट. लेट्स एंड इट ऑन दैट नोट. हमने कोशिश की कि हम हर एंगल पे बात करें इस गुफ्तगू में और इस पूरे डिस्कशन में. अब बताइएगा फीडबैक के जरिए कैसा लगा प्रोग्राम, और वीड लाइक टू थैंक ऑल आवर पैनलिस्ट. इस वक्त काफी शहर हासिल गुफ्तगू रही हमारी. डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा थे, खालिद खटक साहब ने हमारा साथ दिया था, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब और जवेरिया तफर अहीर साहिबा. वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन. देखिएगा जरूर इंशाल्लाह. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज.